बच्चों को। अभिषेक, हरेंद्र, गुड इवनिंग। क्या भाई हरेंद्र, बहुत ज़्यादा स्टेमिना है तुम्हारे अंदर। अभी तो क्लास किए हो। कुमकुम, पूर्णिम, हर्ष, मोनू, सभी को गुड इवनिंग। रिया गुड इवनिंग। सुखप्रीत गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप लोग? गर्मी का मजा ले रहे हैं या बारिश का? दुर्गेश गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ। आप अच्छे रहेंगे, नंबर लाएंगे तो हम भी सही रहेंगे। हम आपसे हैं बस। भाई प्रणव, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने के लिए कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको दे दूं तो आपको तुरंत क्वेश्चन जादू चमत्कार दे दूं जैसे बाबा लोग देते हैं तथा अस्तु, तो आप जाओ आज से कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम आपको पढ़ा सकते हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकते हैं। फिर क्वेश्चन क्यों नहीं होते इसका उत्तर आपको अपने आप से ढूंढना पड़ेगा। इसका उत्तर आपके अंदर ही छुपा हुआ है। आप देखिए क्यों नहीं होते। इतना मैं जरूर दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है इसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो क्वेश्चन जरूर होंगे। 100% नहीं होंगे तो भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और मैं ये आज की बात नहीं बता रहा हूँ, 10-11 साल से देख रहा हूँ। ये पढ़ाने के बाद लोग सब कुछ सॉल्व करते हैं, सब कुछ करते हैं, सेलेक्ट होते हैं। हम्म। नहीं भाई, जयपुर में आया है। जयपुर में अर्थक्वेक है। कोटा में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है और वो भी बहुत लाइट है। 4 पॉइंट समथिंग रिएक्टर स्केल का है। चलिए फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। तो याद है तुम लोगों को मैंने कल बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताई थी और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो पुली के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ट्रिक बताया था, 3 चीजें। समेशन टी डॉट एक्स जीरो कर सकते हैं, वहां से हम इनके डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना। वर्क, वर्चुअल वर्क को जीरो करके, या पावर टी डॉट वी को जीरो करके, ठीक है, या फिर टी डॉट ए को भी। बट टी डॉट ए में मैंने आपको कहा था कि जहां एंगल चेंज होने की संभावना हो वहां पे उसे हम नहीं देंगे। और मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने 3 इक्वेशन बना के छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि आप भी सॉल्व मत करिए, आपको वैल्यू दी जाएगी तो आप सॉल्व करिए। इसी क्वेश्चन पे आते हैं और आपको एक ट्रिक से सॉल्व करना सिखाता हूं। नॉर्मल मेथड तो कल बता चुका हूं, इसी को आते हैं और इसी पे कुछ ट्रिक यूज करते हैं और वो ट्रिक का बेस क्या है वो देखते हैं। ये सेटअप है। कल हम लोगों ने इसका क्या बनाया था? कंस्ट्रेंट रिलेशन भी निकाला था। ठीक है, कल हम लोगों ने इसका कंस्ट्रेंट रिलेशन भी निकाला था और तीनों की अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर 3 न्यूटन्स लॉ के इक्वेशन लिखे थे और एक कंस्ट्रेंट का 4 इक्वेशन लिखा था, 4 अननोन। आते हैं अभी टी डॉट ए के डॉट प्रोडक्ट एंगल चेंज होने पे जीरो क्यों नहीं होगा उस पे आते हैं। आज अभी एक एग्जांपल लेके बताऊंगा।
तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि इसको हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं। देखिए, इसको करने का और एक तरीका है। उससे पहले आप इस वाले पे आ जाइए। मैंने आप लोग को एक फंडामेंटल एटवुड मशीन का रिजल्ट दिया था, याद करिए। याद है सभी बच्चों को इसका रिजल्ट? बोला था कि इस रिजल्ट को याद रखिएगा। यहां ब्लॉक्स थे, इसको ब्लॉक की जगह मैंने बॉल लग दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्या रिजल्ट आया था इस एटवुड मशीन का? याद है सभी बच्चों को? मैंने इसीलिए कहा था इसको याद रखिएगा। ये अपने पास M1 था, ये M2 था, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इसका जो रिजल्ट हमारे पास आया था टेंशन का, इसमें टेंशन जो है ये T था, इसके रिस्पेक्ट में, पुली के रिस्पेक्ट में T ऐसा था। तो आपने बोला था कि सर T का जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो आया था 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, है ना। इक्वेशन बनाया था हम लोगों ने और सॉल्व किया था, याद है सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया। और एक्सेलरेशन का था gm2 माइनस m1 करके एक्सेलरेशन का था, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है यहां पर। मान लीजिए मैं इस सिस्टम को, ये T और T है, पुली हमारी मासलेस है, तो इस पे नेट फोर्स, यहां पे फोर्स कितना होगा? यहां पे फोर्स होगा अपना 2T। तो क्या मैं इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करके एक इफेक्टिव मास से इसको रिप्लेस कर सकता हूं भाई? देखिएगा ध्यान से, इस पूरे ये एटवुड मशीन वाले सिस्टम को मैं यहां से हटा दूं, ट्रिक का बेस यहीं पर है। ये पूरे को मैं हटा दूं, तो इसको हटाने के बाद ये जो ऊपर रस्सी दिख रही है, ऊपर जो ये रस्सी जिससे पुली लटकी है, इससे केवल मैं एक मास अगर हैंग कर दूं, एक मास अगर मैं केवल हैंग कर दूं, ध्यान दीजिएगा, और इसका टेंशन मैं बोलूं कि 2T है, ठीक है। तो ये 2T जो टेंशन है, ये 2T जो टेंशन है, ये मास कितना होना चाहिए जिससे कि हमें वही 2T मिले जो इस सेटअप ने दिया था, जो इस एटवुड मशीन ने इसको 2T दिया था इस ऊपर वाले रस्सी पे। तो हमें यहां कितना मास हैंग करना चाहिए जिससे मुझे 2T मिले? इसको ध्यान से देखिए। इसको अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए इसका M मास है, तो ये 2T इक्वल टू यहां से क्या आ रहा है, देखिए mg, और ये भी अपने पास 2T इक्वल टू अगर mg है, तो यहां पे इसको 2T करके अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें m मिल जाएगा। ये सेकंड ले लीजिए और ये फर्स्ट है। तो T की वैल्यू अगर आप यहां रखते हो तो 4m1, T की वैल्यू यहां पे रख रहा हूं, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू कैपिटल mg। तो आपको वो मास मिल जाता है जिसने वही टेंशन इस ऊपर वाली रस्सी पे प्रोड्यूस किया था, वही टेंशन इस ऊपर वाली रस्सी पे प्रोड्यूस किया था जो इस पूरे एटवुड मशीन के सेटअप ने किया था, जो इस पूरे एटवुड मशीन के सेटअप ने किए थे। डीपीपी में राइटिंग मिस्टेक है, अच्छा क्या सारे डीपीपी में है या कोई पर्टिकुलर है, बता दीजिए मुझे। ये m जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से मुझे एक ट्रिक मिलता है और ये बहुत बढ़िया ट्रिक मिलता है, वो ये कि मैं इस पूरे एटवुड मशीन को एक मास से रिप्लेस कर सकता हूं। यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। मैं इस पूरे एटवुड मशीन को, दिस होल एटवुड मशीन कैन बी रिप्लेस बाय ए सिंगल मास हुज वैल्यू शुड बी दिस। इसमें सब लोग एग्री कर रहे हैं? ये क्लियर है सभी बच्चों को कि 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2 दिस इज द इक्विवेलेंट मास। इसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक है,
which should be replaced by Atwood machine setup. इस पे सब लोग को कुछ चमका? इस पूरे एटूड मशीन सेटअप को हटाकर मैं इतने वैल्यू का मास लटका दूंगा तो मुझे इस रस्सी में वही 2T मिलेगा। ये सभी को समझ में आ गया होगा। सेटअप का एक्सेलरेशन, बिल्कुल आप इनके इंडिविजुअल्स एक्सेलरेशन है, बट यहां से हटा दोगे तो आप सीधे ये इक्विलिब्रियम में आपको दिखेगा। एटूड मशीन, ये जो रस्सी जिससे जुड़ी है पुली से, ये रेस्ट पर है ना, ये जो रस्सी जिस पे जुड़ी है पुली से वो रेस्ट पर है, तो ये टीटी मिलकर यहां पे 2T प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसको आप पूरे सेटअप को हटाकर एक ऐसा ट्रिक बना सकते हो कि जहां ये दिखे इसके जगह पे आप ये मास कितने वैल्यू का, इसको m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 4 का, और इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, फिर टेंशन इसमें कितना हो जाएगा, टेंशन आप वही m इंटू जी, इसके जगह पे आप अगर टेंशन निकलना चाहोगे तो आपको टेंशन मिल जाएगा 2T इक्वल टू mg, 2T की वैल्यू इसके बराबर होगी। ये क्लियर है सभी को? चलिए अब यहां पे आ जाइए। अब इस क्वेश्चन को मान लीजिए आपको सॉल्व करना है इस ट्रिक से। ये हमने m लिया था, ये मैं 2m ले लेता हूं, या आप जनरल लेना चाहते हैं जनरल ले लीजिए। चलिए मैं वैल्यू भी आती जाए इसीलिए ले रहा हूं। ये m ले लिया, ये 2m ले लिया, ये 3m ले लिया। ठीक है, अब हमें जो है बिना कंस्ट्रेन मोशन लिखे, बिना न्यूटन्स लॉ अप्लाई किए, डायरेक्ट जो है हमें क्या करना है, यहां पे टेंशन निकालना है। इस पे, इस वाले रस्सी पे टेंशन निकालना है। इसका टेंशन निकल जाएगा। कैसे बताओ? क्या आप इसमें से इस एटूड मशीन को रिप्लेस मार सकते हो? ये जो आपको सेटअप दिखता है, इस सेटअप को आप इस एटूड मशीन को रिप्लेस मार सकते हो, और कितना मास यहां हैंग करा सकते हो? अभी जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जल्दी बताइए। इसको यहां से रिप्लेस करके आप इसमें m इक्विवेलेंट, यहां पे इस पूरे को हटाकर एक मास यहां लगा सकते हो, इतनी वैल्यू का। बताओ, इतनी वैल्यू का मास लगा सकते हो, तो ये सिस्टम कैसे कन्वर्ट हो जाएगा भाई मेरे? ये सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसा। देखो, ये मास m, और इसके जगह पे आप एक सिंगल मास लेके आ जाओगे इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से, और वो हो जाएगा अपना m इक्विवेलेंट। वो हो जाएगा अपना m इक्विवेलेंट। तो आप डायरेक्ट, ये m था, और ये m इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई? 4 इंटू 2m इंटू 3m अपॉन 5m। तो m इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 24 बाई 5m। तो इसके जगह पे आप इन पूरे के सेटअप को हटाकर यहां पे क्या लिख सकते हो? m इक्विवेलेंट कितना? 24m अपॉन 5। ये मास हो गया। अब ये स्टैंडर्ड एटूड मशीन बन गया। इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के टेंशन लिख सकते हो भाई? इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के टेंशन लिख सकते हो कि नहीं? ये रस्सी में ये टेंशन अगर आपको चाहिए था, अगर देखिए ये अपना मान लीजिए ये टी चाहिए, ठीक है, तो ये टी आप यहां से निकाल सकते हो। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, ये एटूड मशीन वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट अब ये टी लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो ये टी तुरंत आ जाएगा। टी कितना आ जाएगा यहां से? अब ये m इक्विवेलेंट m1 m2, तो 2m इंटू यहां आ जाएगा 24m अपॉन 5, 2m1 m2 g अपॉन में
m1 प्लस m2 मतलब m प्लस 24m/5। तो यहां से डायरेक्ट इस रस्सी का टेंशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बिना कुछ किए आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो एम इक्विवेलेंट के लिए। कितना हो जाएगा बताओगे? यहां से टी मिल जाएगा और इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो और इस पुली का भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो इस वाले सेटअप से, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करके। कौन सा? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2g। तो एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से आप यहां से इनका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा सॉल्व, देख लीजिए कितना रहे। यहां 29 आ जाएगा, यहां पे 29 आ जाएगा और ये अपने पास हो जाएगा 48 अपॉन 29 और एक अपने पास mg ऐसा रहेगा, 48 अपॉन 29 mg। कौन से न्यू सिस्टम? अच्छा इसको कह रहे हो। देखो इसको आप नहीं करोगे, इसको करोगे तो यहां के रस्सी का टेंशन मिल जाएगा। अगर आप इसको भी हटाना चाह रहे हो तो यहां का टेंशन आपको मिल जाएगा, यही 2T मिल जाएगा। लेकिन हमें पूछा ये है ना, इसीलिए हम केवल यहीं तक रुक जाएंगे। हमें पूछा ये है, इसीलिए हम यहां तक रुक जाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो इस ट्रिक को भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग करिए, इस ट्रिक के थ्रू। मान लो ऐसा है, तो इस वाले का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, इस वाले का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। सभी मास सेम है, m m m और m सभी के मासेस सेम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, नहीं भाई कोई डिस्कशन का टाइम नहीं है, इतना डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा तो कोई डिस्कशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अगर आपको इतना पढ़ने के बाद आप खुद करेंगे ये माना जा रहा है, बाकी कोर्स जब काफी कंप्लीट हो जाएगा तो आपके डाउट ले सकता हूं, अभी कोई डिस्कशन का कोई लॉजिक नहीं है। अगर मैं डिस्कशन करूंगा तो मैं अपने इलिस्ट्रेशन कट कर दूंगा। ठीक है, आप जैसा बोलिए। आप अगर चाहते हैं कि केवल मैं फॉर्मूला बता के एससी वर्मा या सीट के डायरेक्ट डिस्कशन कर दूं, वो भी मैं कर सकता हूं, बट आई डोंट थिंक कि उससे आपको फायदा होगा। फिर भी आप बोलेंगे तो मैं ऐसा कर सकता हूं, फिर मैं ये अपने इलिस्ट्रेशंस कट कर दूंगा। ठीक है, आप जैसा बोलिए कर सकते हैं। फटाफट बताइए सभी लोग, इसका इस ए है मान लो, है ना, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए बताना है, ए का एक्सेलरेशन बताना है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको ट्रिक वाले से करिए, एम इफेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट से करिए। अगर आप ऐसे करेंगे सोचिए, तो आपको यहां पे A1, A2, A3, A4 इनके 4 एक्सेलरेशन होंगे। तो आपको वर्चुअल वर्क डन मेथड से उन चारों एक्सेलरेशन में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। फिर आपको इसकी एफबीडी बनानी पड़ेगी, इसकी एफबीडी, इसकी एफबीडी और इसकी।
4 एफबीडी बनेगा तो उससे 4 इक्वेशन आएगा, और एक कंस्ट्रेन मोशन का कंस्ट्रेन रिलेशन A1 A2 A3 A4 में 5 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप इसको ओरली कर सकते हैं सभी बच्चे। क्या हो जाएगा अगर आप इस सिस्टम को हटाते हो, अगर आप इसको हटाकर इसको हटाते हो और यहां एम इक्विवेलेंट लगाते हो, है ना, तो इसका एम इक्विवेलेंट सभी बच्चे बता सकते हैं। एम इक्विवेलेंट क्या आएगा जल्दी बताओ। 4m1 m2, यहां मासेस सेम है तो m इंटू एम स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2m, तो यहां एम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2m। ठीक है, यहां पे एम इक्विवेलेंट आ जाएगा 2m, मतलब इसके जगह पे अब आप यहां पे एक 2m लगा सकते हो। ठीक है, इसके जगह पे आप 2m लगा सकते हो और आपका सिस्टम रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका सिस्टम कैसे बन गया, फिर देखिए आपका सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको आप हटा रहे हो तो आपका सिस्टम अब कुछ ऐसा बन जाएगा, ये तो रहेगा। अब इस पे जो है एम इक्विवेलेंट एक साइड में लटक जाएगा। ये एम है और इधर आ जाएगा अब अपना केवल इसके जगह पे क्या एम इक्विवेलेंट, बोलो भाई, यहां पे आ जाएगा एम इक्विवेलेंट। बस, तो यहां एम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अपना 2m, और ये हो जाएगा m। अब अपने पास फिर से देखो, इस सिस्टम को हटा सकते हो एम इक्विवेलेंट से, इस सिस्टम को हटा सकते हो एम इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से। कितना हो जाएगा इसे हटाओगे तो रिड्यूस करते जाओगे, शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे। यहां एम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू 4m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m, तो m इक्विवेलेंट हो जाएगा 8m अपॉन 3। ये क्लियर है सभी को, 8m अपॉन 3। तो इसके जगह पे फाइनली, इसके जगह पे फाइनली अब क्या करने जा रहे हो आप, जो सिस्टम लेने जा रहे हो उसमें आपके पास एक स्टैंडर्ड एटवुड मशीन आ चुका होगा, एक स्टैंडर्ड एटवुड मशीन आ चुका होगा। देखिए यहां पे एक स्टैंडर्ड एटवुड मशीन आ चुका होगा, देख लो। अब इसके लिए m इक्विवेलेंट यहां हो जाएगा 8m/3, यहां हो जाएगा m। ठीक है, तो अब आप यहां से डायरेक्ट टेंशन एटवुड मशीन वाले से निकाल सकते हो। यहां का टेंशन अगर t बोलते हो, ये तो अपना 2t हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो कंस्ट्रेंट से, जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो इसका एक्सेलरेशन होगा, बोलो। हाँ, अब देख लेते हैं आपका आंसर। एक्सेलरेशन आ जाएगा m2 जो बड़ा है, तो ये बड़ा है तो 8m अपॉन 3, m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 इंटू जी, ये होगा एक्सेलरेशन। कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 5m अपॉन में 11 जी। जी तो m तो कट जाएगा ना, हाँ m कट जाएगा तो 5g/11। बिल्कुल सही आंसर है आपका, आपने काफी पहले निकाला हुआ है, धैर्य, बहुत बढ़िया।
ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। कैपिटल जी क्यों लिख रहे हो मेरे भाई, डरा रहे हो कन्हैया? कैपिटल जी मत लिखो, कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, धरती आपको माफ करेगी नहीं। 5g/11, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन निकालना चाह रहे हो तो टेंशन भी ये वाला टेंशन आ जाएगा। ये टेंशन कितना हो जाएगा, एटवुड मशीन फॉर्मूला लगाओ, 2m इंटू 8m/3 m1m2g अपॉन m1 प्लस m2, तो m प्लस 8m/3, ठीक है। तो यहां से टेंशन भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 16 mg, 16 mg अपॉन में 11, 16 mg अपॉन में 11, चेक करिए सभी लोग, ठीक है। एम इक्विवेलेंट कैसे निकालें? अभी तक क्या सो रहे थे क्या, या अभी आए हो? अभी तक सो रहे थे या अभी आए हो? एम इक्विवेलेंट कैसे निकालें? अभी तक क्या चल रहा था? ये सब काम मत किया करो यार, इतना टाइम नहीं है आपको। ये सब अभी, ये सब इतनी कहानी हुई है, ये सब आपको बताया नहीं गया कैसे एम इक्विवेलेंट निकाला गया है। ये सब मत करिए, ठीक है। अब देखो, अगर आपको यहां का टी पता है तो ये t/2 हो जाएगा, सबको पता है, और ये t/4 हो जाएगा। तो हर स्ट्रिंग का टेंशन आ जाएगा भाई, हर स्ट्रिंग का टेंशन पता है। अगर यहां का टेंशन आ गया तो आपसे हर स्ट्रिंग में अगर टेंशन पूछा जाए तो आप हर स्ट्रिंग का टेंशन बता सकते हो, ठीक बात है। हर स्ट्रिंग का आपने क्या बता दिया, टेंशन बता दिया। यहां तक क्लियर है सभी लोग? अच्छा, अब जैसे ऊपर वाले का एक्सेलरेशन पता है तो इसका एक्सेलरेशन हमें पता है पुली का, क्योंकि पुली इसके साथ डायरेक्ट जुड़ी है। तो जिस एक्सेलरेशन से m ऊपर जाएगा, पुली उसी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी। लेकिन ये पुली के रिस्पेक्ट में आपस में मूव करेंगे तो इनके एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, वो हम निकाल सकते हैं वही इक्विवेलेंट मान के। केवल इतने का इक्विवेलेंट मानो तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। शायद समझ गए सभी लोग? तो इस तरीके से आप ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, इस इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? एक और कॉन्सेप्ट देखिए जो आपको इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पुली के लिए, बहुत सारे पुली के लिए आपको यूज हो सकता है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आपको देता हूं, ये थर्ड मेथड बोल सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड हो गया, एक एम इक्विवेलेंट मेथड, और ये थर्ड मेथड देखिए। मान लेते हैं कि इसी सिस्टम में कुछ ऐसा, अभी आप मानिए कि हमारे पास ये सेटअप था जिसका अभी हम लोगों ने दो मेथड देखा, अब तीसरा मेथड देखने जा रहे हैं। देखिए, ये अपने पास था क्या, कुछ M3 M2 जो भी ले लीजिए, ये M2 था, जैसे ये अपने पास था M3, ये अपने पास था कुछ M1, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन जैसे मैंने लिया था, मान लो इधर A2, ये A3, और ये अपना A1। आप कैसे भी ले सकते हैं, कल ही डिस्कस हुआ है, साइन अपने आप आएगा A2 A3, ठीक है। इनके एक्सेलरेशंस ले लिए। अब मैं ये बोलता हूं कि मैं टेंशन मुझे नहीं पता, ध्यान दीजिएगा, मुझे नहीं पता कि इनके रस्सियों में टेंशन का क्या रिलेशन है। मतलब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अगर यहां पर टेंशन कुछ T है तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ अल्फा टाइम्स T है, ये कुछ बीटा टाइम्स T है, और ये कुछ गामा टाइम्स T है। सभी बच्चे समझ पाए मैंने क्या लिया? जबकि सभी बच्चों को पता है कि यहां टी होगा सर, तो यहां T/2 होगा,
तो जो फैक्टर आया ना 1/2, जो फैक्टर आया 1/2 उसको मैंने बीटा ले लिया, यहां गामा ले लिया, यहां अल्फा। अभी आप ऐसा मानिए, इसको जनरलाइज करने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। तो ये टी है और ये अपने पास अल्फा टी है, ये बीटा टी है और गामा टी है। कुछ बच्चे बहुत फालतू क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सॉरी उनके लिए मैं नहीं बता सकता कि पुली में मैंने टी लिया तो नीचे t/2 क्यों लिया, फिर t/4 क्यों लिया। इतने दिन से 7 लेक्चर हो चुके हैं भाई, आप क्या नए आए हो? 7 लेक्चर हो चुके हैं ये सब कराते कराते कि पुली मासलेस है तो उस पर फोर्स बैलेंस होगा तो लिया गया है गुरलीन, ठीक है। तो आप उसको पढ़िए, आपको मिल जाएगा। आप अगर पुराने लेक्चर्स को नहीं रिवाइज करके आ रहे हैं तो ये परेशानी आपको आए दिन झेलने को मिल सकती है। बीटा, गामा और ये अल्फा, ठीक है, ये मैंने ऐसा ले लिया। अब आप ये देखो कि इसमें अगर हम वर्चुअल वर्क डन मेथड या ये वाला करें, यहां पे एंगल तो चेंज हो नहीं रहा है, तो आप डायरेक्ट t.a अगर करें इक्वल टू 0, मैंने कहा है कि इसको आंख बंद करके लगा सकते हैं, कब, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाते रहिए। t.a इक्वल टू 0 अगर आपके एंगल या तो 0 है या पाई है, ठीक है, कोई थीटा आएगा तब आपको सोचना है, ठीक है। तो t.a इक्वल टू 0 ये करने जा रहा हूं, तो देखिए क्या आपको एक मिलेगा, यहां पे अल्फा टी है, अल्फा टी और इधर a1 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अल्फा टी इंटू a1, अल्फा टी इंटू a1 दोनों सेम डायरेक्शन में cos 0, ठीक है। इधर आ जाओ, ये बीटा टी इंटू a2 ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो बीटा टी इंटू a2 यहां अलग है, गामा टी ऊपर है और a3 नीचे है, तो ये हो जाएगा माइनस गामा टी a3 इक्वल टू 0। तो हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन जो मिलता है यहां पर क्या मिलता है, अल्फा a1 प्लस बीटा a2 माइनस गामा a3 इक्वल टू 0। ये पहली कंस्ट्रेंट रिलेशन मिलती है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनकी अगर एफबीडी की इक्वेशन लिखूं, उसी की तैयारी कर रहा हूं भाई। अगर पुली अपनी इनफाइनाइट हो, ठीक है, पुली ऐसे ही पैटर्न इंफिनिटी तक जा रहा हो, उसी की लिए आपको चाबी दे रहा हूं, उस चाबी से वो क्वेश्चन खुल जाएगा, उसी की तैयारी कर रहा हूं। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, अगर आप इनकी एफबीडी बनाना शुरू करो तो सभी बच्चे इनकी एफबीडी की इक्वेशन तो फटाफट लिख सकते हैं। इधर m3g है, इधर m2g है, इधर m1g है, तो सभी लोग इसके एफबीडी की इक्वेशन लिखो, मतलब फ्री डायग्राम तो यही बना है, न्यूटन्स लॉ लिखो। तो न्यूटन सेकेंड लॉ तीनों के लिए क्या लिखें, ये फोर्स एक्सेलरेटेड डायरेक्शन में, तो लिखूंगा अल्फा टी फॉर m1, m1 क्या लिखूंगा, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ये लिख सकते हो m1a1 सॉरी, ठीक है। और यहां से क्या करो, यहां से क्या करो आप a1 एलिमिनेट कर दो, हम यहां पे a1 की वैल्यू डालेंगे, a2 की वैल्यू डालेंगे और a3 की, तो यहां से मैं a1 एलिमिनेट कर रहा हूं, वो क्या लिखूंगा मैं, अल्फा टी अपॉन m1 माइनस g, ठीक है। इसी तरीके से फॉर m2 आप न्यूटन सेकेंड लॉ लिखो, m2 के लिए भी नेट फोर्स इधर है एक्सेलरेटेड डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे, बीटा टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2। तो यहां से आप a2 उठा लो, a2 क्या आ जाएगा, बीटा टी अपॉन में m2 माइनस g। और फॉर m3 अगर m3 के लिए करें तो फॉर m3 न्यूटन सेकेंड लॉ लिखें, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा देखो, m3g गामा टी ऊपर है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, m3g है, तो m3g जो है अपना क्या होगा, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, m3g माइनस गामा टी इज इक्वल टू m3a3। तो यहां से a3 हम लिख रहे हैं, वो आ जाएगा m3g माइनस गामा टी अपॉन m3, ठीक है। अब इन तीनों को उठाकर अल्फा a2, a1 और a3 को इसको फर्स्ट में पुट कर दो, इसको फर्स्ट में पुट कर दो तो तुम्हें t मिल जाएगा। कौन सा टेंशन मिल जाएगा,
ये वाला टेंशन मिल जाएगा। देखिए कैसे, इन सब की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ A1, A2 एंड A3 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, ध्यान से करो। अल्फा A1 की वैल्यू क्या है, अल्फा T अपॉन M1 माइनस जी, प्लस बीटा A2, A2 कितना है हमारे पास, बीटा T अपॉन में M2 माइनस जी, और माइनस गामा, और A3 है G माइनस गामा T अपॉन M3, है ना, इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा रीअरेंज करो तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, देखो T वाले को एक तरफ ले जाओ और M1 M2 T वाले को एक साथ कलेक्ट करो, तो अल्फा स्क्वायर M1 प्लस बीटा स्क्वायर M2 प्लस गामा स्क्वायर, सॉरी हाँ, प्लस माइनस माइनस प्लस गामा स्क्वायर M3, ये टर्म है अपना किसका, T का। और फिर यहां से G के वाले टर्म को एक साथ कैलकुलेट करके इधर भेजो, तो क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन M1 प्लस बीटा अपॉन M2, और ये हो जाएगा, नहीं ये माइनस में होंगे ना, ये प्लस में होंगे, रुको, G वाले टर्म अब कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ये G, ये नेगेटिव और यहां से ये भी नेगेटिव, हाँ ठीक है, सारे नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन M1 प्लस बीटा अपॉन M2 प्लस गामा अपॉन M3 इंटू G, ध्यान दिया आपने। तो फाइनली हमें T मिलता है, T क्या मिलता है, T मिलता है अल्फा अपॉन M1 प्लस बीटा अपॉन M2 प्लस गामा अपॉन M3 अपॉन में अल्फा स्क्वायर M1 प्लस बीटा स्क्वायर M2 प्लस गामा स्क्वायर M3 इंटू G। अब आप देखिए, नहीं गामा नेगेटिव क्यों होगा, ये नेगेटिव यहां भी नेगेटिव होगा, ये उधर जाके पॉजिटिव होगा, ये दोनों भी अपने, ये नेगेटिव इधर G का, ये G के लिए है और ये T के लिए, ये सही है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सब सही है। तो ये एक बहुत जादुई रिलेशन आया है आपके लिए, आपको गिफ्ट दे रहा हूं, ये जादुई रिलेशन है। क्यों, आप बोलोगे सर इसका काम क्या है, ये तो हम अभी कर चुके हैं, इसकी बकवास है ये तो हमारे लिए, बिल्कुल अभी आपको ये बकवास लग रहा होगा इस सेटअप के लिए। M1 M2 M3 G के साथ नहीं आएगा नीचे, अच्छा हाँ, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है, एक मिनट रुक जाइए बस, यहां गड़बड़ हुआ है। M1 तो केवल उसके साथ है ना, सही कह रहे हैं, M1 तो केवल इसके साथ है, T के साथ, G वाले में केवल सिंपल अल्फा बीटा और गामा आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये G, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो T जो आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन में अल्फा स्क्वायर अपॉन M1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन M2 प्लस गामा स्क्वायर अपॉन M3 और इंटू G, ये आएगा। अब तो ठीक है, देख लो सब लोग, अब तो ठीक है भाई, अब चेक कर लीजिए, ये सभी बच्चों को अब क्लियर है। इसको ओपन करके G के कोफिशिएंट एक साथ कलेक्ट करो और T के कोफिशिएंट एक साथ कलेक्ट करो, आपको मिल जाएगा, यही मिलेगा। हाँ, गिफ्ट रिटर्न कर दोगे ना, आजकल तो गिफ्ट आप ऑनलाइन कोई भी चीज मंगाते हो तो रिटर्न करते हो, दूसरा गिफ्ट ले लो, उसको कूड़ेदान में फेंक देना, तो ये यहां पे आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्यों करें हम,
ये एक्सप्रेशन से क्या फायदा हुआ हमें, ये फायदा यहां तो नहीं दिखेगा बट आपको बहुत सारे इनफाइनाइट पुलीज में दिखेगा। जैसे आप इसको यहां अप्लाई करना चाहते हो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे आपने अप्लाई करना चाहा, ये क्वेश्चन था, क्या आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट यहां से टेंशन निकाल सकते हो? क्या यहां पे डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो इस मेथड को और यहां पे निकाल सकते हो? कैसे? यहां पे जैसे अल्फा की वैल्यू 1 है, यहां बीटा की वैल्यू 1/2 है। अच्छा, ये 3 के लिए केवल वैलिड होगा फिर, हाँ ठीक है। तो हमने पहले आपको इसको इस सेटअप में करना होगा और फिर आप यहां से कर सकते हो। नहीं, करते जाइए आप, ये 3 के लिए आप इसको एक काम करिए, इसको आप ऐसे ही एक्सटेंड करते जाइए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे सम होता जाएगा और अपॉन में होता जाएगा। ये इनफाइनाइट के लिए भी आप कर सकते हैं, आप ये इनफाइनाइट के लिए भी कर सकते हैं। तो एक बच्चा पूछ रहा था कि सर इनफाइनाइट के लिए कैसे करें, तो इसका आप हेल्प ले सकते हैं। और भी मेथड है, और भी मेथड है, लेकिन आप इसका हेल्प लेके तुरंत कर सकते हैं इनफाइनाइट के लिए भी। जैसे कि देखिए इसका एप्लीकेशन एक करते हैं, कि अगर हमारे पास मान लो इनफाइनाइट सेटअप की पुली है, ऐसा है मान लो, और ये ऐसे चला जा रहा है, ये टेंडिंग टू इंफिनिटी चला जा रहा है। समझ गए होंगे सब लोग। तो इस तरीके से ये ऐसे एक्सटेंड होता जा रहा है और ये इनफाइनाइट चला जा रहा है। ये सिस्टम जो है सभी एम है मान लीजिए, ये इनफाइनाइट को चला जा रहा है अप टू इंफिनिटी। अप टू इंफिनिटी। तो हमें मान लो यहां का टेंशन चाहिए और इसका एक्सेलरेशन चाहिए, हमें यहां पर इसका टेंशन चाहिए, इस वाले का हमें टेंशन चाहिए और इसका एक्सेलरेशन चाहिए। तो क्या सभी लोग अब कर सकते हैं वो क्वेश्चन? क्या सभी लोग वो क्वेश्चन कर सकते हैं? ट्राई करके मुझे इसका आंसर दीजिएगा। जो अभी मैंने आपको ये रिजल्ट दिया है, इस रिजल्ट को ध्यान देते हुए जरा करिएगा, जिसमें सभी बच्चों को पता है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, वो फैक्टर है जिससे कि टेंशन चेंज हो रहा है, वो फैक्टर है जिससे कि टेंशन चेंज हो रहा है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं 2 मिनट। ये चैप्टर इसलिए लेंदी है क्योंकि ये चैप्टर फंडामेंटल है, बिल्डिंग ब्लॉक है फिजिक्स में, मैकेनिक्स में पूरा। ठीक है, जिसको ये नहीं आएगा वो कोई मैकेनिक्स कभी नहीं सीख पाएगा। ठीक है भाई प्रकाश, रिटर्न गिफ्ट देना तुम 2025 में रैंक ले आके। पहले अभी आंसर दे दो, मैंने आपको गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट से आप जल्दी से इस क्वेश्चन को क्रैक कर दो, यही मेरे लिए गिफ्ट है। जल्दी से इस क्वेश्चन को क्रैक कर दो, यही मेरे लिए गिफ्ट है। देखो इसमें समझना क्या है, आप बस ये देखो कि
चलिए लौट रहे हैं आप लोग। आपको ये रिजल्ट याद अभी बताया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डॉट डॉट ये चलता जाएगा इंटू जी अपॉन में, बहुत सिंपल है, नहीं कर पा रहे हो, अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या था ये, अल्फा स्क्वायर अपॉन यस m1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन m2 प्लस गामा स्क्वायर अपॉन m3 डॉट डॉट, ऐसा चलता जाएगा। और अल्फा बीटा गामा क्या है, ये फैक्टर्स हैं। यहां पे याद है मैंने टी अल्फा लिखा था, कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, 8 mg अपॉन 7। चलिए देखते हैं, अब मिला लीजिए। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप टेंशन यहां टी बोल रहे हो तो फैक्टर जरा देखो क्या क्या गेस करो। ये टी है, ये टी बाई 2 होगा, मासलेस पुली फोर्स बैलेंस टी बाई 2, ये क्या होगा टी बाई 4, ये क्या हो जाएगा टी बाई 4, उसके नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा टी बाई 8, ये क्या हो जाएगा टी बाई 8। तो आपको यहां से अल्फा क्या मिलता है, अल्फा यहां पर 1 है, बीटा यहां पर कितना है, इसको देखकर आप बता सकते हो बीटा कितना है 1/2, गामा कितना है इसको देखकर बता सकते हो गामा कितना है 1/4। दिख गया सभी बच्चों को, यहां पे अल्फा जो है 1 है, टी का कोफिशिएंट यहां 1 है, टी का कोफिशिएंट यहां 1/2 है, ये बीटा हो गया, टी का कोफिशिएंट यहां 1/4 है, ये गामा हो गया, टी का कोफिशिएंट यहां 1/8 है, तो ये डेल्टा हो गया। इस तरीके से चेंज होगा। अच्छा, तो बस आप इसको लिख नहीं पा रहे हो, ये तो आपके लिए बहुत सिंपल है। अल्फा की जगह 1 प्लस बीटा के जगह पे 1/2 प्लस गामा के जगह पे 1/4 प्लस 1/8 डॉट डॉट, ऐसा चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। क्या आपने अभी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लिया है मैथ्स में? सभी बच्चों ने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लिया है क्या मैथ्स में? सभी बच्चे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। इनफाइनाइट जीपी बनने जा रहा है, इनफाइनाइट जीपी बनने जा रहा है। अल्फा स्क्वायर मतलब 1 अपॉन में m, और यहां पे सभी मास सेम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू m प्लस 1/4 का स्क्वायर, 1 बाई गामा है ना, तो गामा के लिए क्या लिखेंगे, गामा के लिए 1/4 का स्क्वायर इंटू m। इस तरीके से ये भी इनफाइनाइट बनेगा, दोनों सीरीज जीपी की सीरीज बनेगी। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, t इक्वल टू इसका जीपी का, पहले इसको m 1/m कॉमन ले लीजिए, तो मैं mg इधर लिख देता हूं, और ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 क्यूब, 2 की पावर 4 आएगा ना, 2 की पावर 4 प्लस इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 1/8, तो 2 की पावर 8 का स्क्वायर, तो क्यूब, ये 6। ये इनफाइनाइट जीपी ये भी है। क्या आप इसका सम नहीं निकाल पाओगे? सम निकाल लो इसका। यहां पे कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो यहां पे ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, ऊपर वाले का सम, अपॉन में नीचे वाले के लिए कॉमन रेशियो 1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर। यही तो आएगा भाई, चेक कर लीजिए सब लोग, यही तो आएगा। कितना आ जाएगा, ये तो अपने पास हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा 1/2, तो 2 mg अपॉन में यहां क्या हो जाएगा ये 1/4, 4 इधर गया अपॉन में 3, 1/4 है ना ये इसका रेशियो देखिएगा सबको, लोग यही आएगा ना कॉमन रेशियो। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा अपने पास 3, 4/3, 3 ऊपर भेज दो तो ये आ जाएगा 3 mg/2, तो दैट इज योर आंसर 3 mg/2। यहां का टेंशन जो होगा वो अपने पास कितना हो जाएगा 3 mg/2।
तो टेंशन हो जाएगा इसमें 3 mg/2। आप इसका एक्सेलरेशन चाहते हैं इस पार्टिकल का, तो इस p का एक्सेलरेशन सीधे सीधे एफबीडी से निकाल लीजिए। टेंशन है यहां पर t, जो कितना है 3 mg/2, नीचे है mg और इधर है एक्सेलरेशन a, तो कितना मिल गया t माइनस mg इज इक्वल टू 3 mg/2। सॉरी, a निकालना है ना, m इंटू ए, तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा 3 mg/2 माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन भी आपको मिल जाएगा g/2, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इस पार्टिकल का g/2 और इसका टेंशन आ जाएगा g। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं इनफाइनाइट के लिए। 3/4 होगा, 3/4 नहीं होगा मेरे भाई, 3 ऊपर जाएगा और ये 2 से 4 कट जाएगा, थोड़ा ध्यान रखा करो, ये 2 से 4 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। सही है, ठीक है, सही है, 8 mg/3 नहीं आएगा, ये सही है जो भी आया है। अच्छा 3/4 होगा, ये कह रहा हूं, नहीं भाई कैसे होगा, आप यहां का इसका जीपी का सम होगा 1/1 माइनस 1/2, तो 4 यहां पे आएगा और ये 4 माइनस 1 3। सही है, बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया, आप चेक करो, आप चेक करो, गलत है आपका, आप चेक करो, ये सही है। तो आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी, ट्रिक वाली भी, ठीक है, तो आपको मजा आया होगा कि आप इनफाइनाइट पुली भी हैंडल कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है सभी बच्चों को? ये भी जीपी का सम है भाई, ये जीपी का सम किया है, कॉमन रेशियो यहां 1/2 स्क्वायर है और कुछ नहीं किया है। मैथ्स, इतनी मैथ्स तो आप लोगों को आती होगी, सभी बच्चे जीपी पढ़ चुके हैं जैसे देखने में लग रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए, तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, बट ये मेथड इनफाइनाइट वाले में ज्यादा आपको हेल्प दे रहा है, इनफाइनाइट वाले में आपको ज्यादा हेल्प देगा। नेक्स्ट आपको कुछ कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं जो आगे हमें सर्कुलर मोशन में जरूरत है, बट अभी इसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, जैसे ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखिए फिर आते हैं। एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो कोई भी दो पार्टिकल हैं वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं, और उनके बीच का एक हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर है, बट इसका अभी किसी क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूं। सर्कुलर मोशन में वी विल डील इट प्रॉपरली, सर्कुलर मोशन में हम इसको डील करेंगे। भाई आंसर सही है, मैंने चेक कर लिया है, आप चेक करिए, 8 mg/3 नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिए भाई, आप लोग चेक कर लीजिए, फिर से एक बार चेक कर लीजिए, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। कर लिया आपने? आप चेक कर लीजिए, आंसर सही है बिल्कुल। एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल, मतलब मेरा ये कहना है कि मान लो अगर दो पार्टिकल हैं और वो ऐसे जा रहे हैं, एक की वेलोसिटी मान लो इधर है v1, आपने सर्कुलर मोशन रिलेटिव वेलोसिटी तो पढ़ा है, एक v1 से जा रहा है और एक मान लो अपना कहीं पे v2 से जा रहा है,
ठीक है। तो इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है, अगर आप इन दोनों के लाइन को ज्वाइन करते हो, इनके लाइन ऑफ एक्शन को ज्वाइन करते हो, और दोनों के बीच का जो एंगल है मान लो ये दो पार्टिकल है और इनका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है, ये इधर जा रहा है मान लो V2 से और ये इधर जा रहा है V1 से। तो अगर आप एक के पे बैठ के एक पे बैठ के दूसरे को देखेंगे, एक पे बैठ के दूसरे को देखेंगे तो दूसरा पार्टिकल आपको रोटेट होता हुआ भी दिखाई देगा, रोटेट होता हुआ। और रोटेशन के वजह से जो हमें जैसे dx बाई dt आप करते हो तो dx बाई dt से हमें v मिलता है, उसी तरीके से d थीटा बाई dt करते हो तो आपको मिलता है ओमेगा। इस सब सर्कुलर मोशन पे आएंगे, ठीक है। ये है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि इसकी इधर जरूरत पड़ेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। और ये कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी को हम कहेंगे ओमेगा, जो होगा एंगुलर वेलोसिटी। तो कैसे किसी एक पार्टिकल को, दो लोग ऐसे जा रहे हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो मुझे वो रोटेट करता हुआ भी देगा, दिखाई देगा। ट्रांसलेट तो करेगा, मतलब आगे भी जा रहा होगा बट वो रोटेट करता हुआ भी दिखाई देगा। कैसे, देखो मान लेते हैं कि इसका एंगल यहां पे थीटा है और इसका एंगल मान लेते हैं यहां पे अल्फा है। तो रोटेशन के लिए क्या करो, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखो। तो आपको बता रखा है मैंने कि रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कि एक की वेलोसिटी दूसरे को दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके, याद है सभी बच्चों को। तो यहां पे अभी थीटा आप हटा दीजिए, दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट मैं ले रहा हूं, एक कंपोनेंट मैं ले रहा हूं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और एक ले रहा हूं परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। V2 के दो कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में, इसको भी मैं ले रहा हूं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये क्या है, V1 पैरेलल, मतलब पैरेलल का मतलब पैरेलल टू AB, और ये है V1 परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर टू AB। ठीक उसी तरीके से V2 जो है, आपको एंगल दिया जाएगा तो आप एंगल से लिख लेंगे V2 पैरेलल, और ये है अपना V2 परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर आप एक को रोकोगे, एक को रेस्ट करोगे, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी देखना चाह रहे हो, तो मैंने क्या बताया, या तो वेक्टर लिखो या एक को रोक दो, याद है सभी को, एक को रोक दो और दूसरी की वेलोसिटी, जिसको आप रोके हो उसकी वेलोसिटी दूसरे को दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके, डायरेक्शन अपोजिट करके। तो मान लो मैंने ए को रोक दिया, ठीक है, मतलब मैं इस पे बैठ गया, ठीक है, इस पे बैठ गया हूं। इस पे अगर मैं बैठा हूं तो इस मैं देख रहा हूं इसको, तो क्या दिखेगा मुझे, मुझे जो वेलोसिटीज दिखेंगी वो क्या दिखेंगी, देखो इसको एक वेलोसिटी V2 परपेंडिकुलर मिलेगा और ये V1 परपेंडिकुलर इधर मिलेगा, और एक वेलोसिटी इसको इधर मिलेगी। तो ये वेलोसिटी इसको इधर मिलेगी डायरेक्शन अपोजिट करके, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये V1 पैरेलल है, इसको ऐसे लिखो V1 पैरेलल। तो मैं कह रहा हूं कि ये V1 पैरेलल जो है इसको दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके, तो यहां नेट वेलोसिटी क्या मिलेगी, V2 पैरेलल प्लस V1 पैरेलल, ठीक है। और यहां क्या मिलेगा, देखो ये जो V1 परपेंडिकुलर है इसको नीचे मिलेगा और ये V2 परपेंडिकुलर ऊपर है, तो यहां तो एक V2 परपेंडिकुलर है और ये जो है इधर मिलेगा इसको,
कौन V1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपोजिट करके इसकी वेलोसिटी इसको दोगे तो इसके पास नेट वेलोसिटी या तो ये अगर बड़ा होगा तो इधर आएगी नेट वेलोसिटी या फिर इधर आएगी, मानते हो? तो नेट वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये बड़ा है तो इस पे नेट वेलोसिटी इधर गई, कितनी गई? V2 परपेंडिकुलर माइनस V1 परपेंडिकुलर। तो इस इंस्टेंट पे आपको ये दिखेगा कि ये पार्टिकल एक तरीके से कितनी, अब आप इस पैरेलल वाले को भूल जाओ, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वाले को भूल जाओ, आप ये सोचो कि ये जो वेलोसिटी है जो इसके परपेंडिकुलर है वो इसको रोटेट करा रहा है। ये चीज फील कर पा रहे हैं सब लोग? इस इंस्टेंट पे ये इसको एक तरीके से रोटेट करा रहा है। मतलब अब ये हुआ कि आपने एक को, आप अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वाली वेलोसिटी को भूल जाइए, केवल आप ये देखिए कि यहां पे एक नेट वेलोसिटी मिल रही है, ये बोली जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो आप ये बोल सकते हो कि अभी ये इधर है इस इंस्टेंट पे, तो यहां पर ये ओमेगा है, तो और इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए ये डी डिस्टेंस है, तो आप इस ओमेगा को लिख सकते हो। ओमेगा यहां लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन में डी। एक्चुअली v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, ये सब प्रूव होगा। s इक्वल टू होता है आर थीटा, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये तो सभी बच्चे बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि यहां पे कोई पार्टिकल है और वो यहां गया है, इतना एंगल थीटा है, इसने आर्क लेंथ s लिया है, ये r है, तो s इक्वल टू आर थीटा आएगा भाई। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो v इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन में क्लियर होगा। ये आपको आर्क लेंथ है एस इक्वल टू आर थीटा, इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको ये मिलेगा। मेरा पर्पस अभी केवल आपको ये बताना था कि डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, और वो कैसे है, दो पार्टिकल मूव करेंगे और थीटा चेंज होगा तो आपको ओमेगा मिलेगा। और ओमेगा रिलेटिव में कैसे आएगा, ये परपेंडिकुलर इसको इधर ले जा रहा होगा, कुछ टाइम में ये ऐसे आ चुका होगा, कुछ टाइम में फिर ये ऐसे आ चुका होगा, और साथ में इधर भी आ रहा होगा, है ना, वेरिएबल रेडियस में घूम रहा होगा। लेकिन हर मोमेंट पे, इस मोमेंट पे आपको जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रिलेटिव दिखेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, उसको इसके डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी सर्कुलर मोशन में और हम करेंगे फिर से ये कोई चीजें। ठीक है, और ये जान लीजिए डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। इसको फर्दर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है डी ओमेगा बाई डी टी। इसी को अगर आप फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन भी मिलता है। ठीक है, अब ये बताने का मेरा पर्पस क्या है वो देखिए। जैसे मैं टी डॉट ए को कहां नहीं लगा पाऊंगा वो एक बार देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है और इसमें एक रिंग है जो बीट के तरीके से है। इस रॉड पे मतलब ये इस पे स्लिप कर सकती है, ठीक है, और इसके साथ एक रस्सी जुड़ी हुई है।
और ये रस्सी इस पुली से पास हो रही है। इस तरीके से। और यहां पे मान लो एक ब्लॉक है, वो हैंग कर रहा है। ऐसा सेटअप है, ठीक है। ये रस्सी ऐसे पास होते हुए जा रही है। अभी आपने क्या किया, ये रॉड है, हॉरिजॉन्टल फिक्स है, ये रॉड फिक्स है, कहीं से आपने फिक्स कर रखा होगा। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे ये एंगल आपको दिया जा रहा है, ये एंगल जो है, ये एंगल आपको दिया जा रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है कौन, ये बीड, ये जो एंगल है इसके साथ जो एंगल है ये थीटा एंगल है। ये थीटा एंगल है, ठीक है। और आपने इसको रिलीज कर दिया, आपने इसको रिलीज कर दिया, तो हमें इनके वेलोसिटीज और इनके एक्सेलरेशन में रिलेशन बताना है, ठीक है। हमें इनके वेलोसिटीज और इनके एक्सेलरेशन में रिलेशन बताना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो बीड है, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, इसको रिलीज कर दिया आपने, एम मास का है, को आपने रिलीज कर दिया, तो सभी बच्चों को पता है कि क्या होने वाला है, ये तो नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा और ये बीड इस रॉड पे ऐसे स्लिप करेगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा, देखना जरा, कि कभी ये यहां आ चुका होगा, ये बीड हमारी यहां आ चुकी होगी। देखो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में अपना जो ये बीड है वो कुछ यहां आ चुका होगा, और रस्सी कुछ ऐसी हो गई होगी, देखिए, मानते हैं कि नहीं। और ये ब्लॉक जो व्हाइट वाला है, मैं वो सेकेंड स्टेज बता रहा हूं, ब्लॉक कुछ नीचे जा चुका होगा, ब्लॉक कुछ नीचे जा चुका होगा, बताइए। ब्लॉक कुछ नीचे जा चुका होगा, ठीक है, किसी टी टाइम या डी टाइम में ये नीचे जा चुका होगा। तो यहां पर ये देखिए कि इसके एंगल, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि ये धीरे धीरे ऐसे जाएगा, तो ये एंगल भी रोटेट हो रहा है, ये एंगल भी अपना क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हमें किसी मोमेंट पे मान लीजिए पूछा जा रहा है कि ब्लॉक की वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी की बात करें, इसकी वेलोसिटी कुछ v है और इसकी वेलोसिटी कुछ v2 है या v1 है, मान लीजिए ये v2 है और ये वेलोसिटी मान लीजिए v1 है। तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। तो हमें v1 और v2 में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो इसके दो रास्ते हैं, ठीक है, इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये कि आप ये वर्चुअल मेथड यूज कर लीजिए, कौन सा, वेलोसिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बताया था ये ऑलवेज ट्रू है, पावर वाला, समेशन टी डॉट वी इक्वल टू 0, इसको कर लीजिए। एंगल अभी ये बहुत, अभी भी थीटा ही एंगल है, ठीक है। ये एंगल जो है जब ये यहां से इधर आ गया है तो ये एंगल अभी हार्डली चेंज हुआ है, अभी मान के चल रहे हैं कि अभी एंगल अपना उतना ही है, कितना, थीटा। यहां से रिलीज किया गया, मैं इसको थीटा दे देता हूं आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो ये एंगल अपना वही है, तब हॉरिजेंटल से जो ये एंगल है ये थीटा एंगल ही है, ये पूरा ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो आप टेंशन क्या होगा, रस्सी में टेंशन इधर होगा ऐसा, ये टी है, और इधर रस्सी में टेंशन ये टी है। तो क्या लिखेंगे आप, टी डॉट v1, टी और v1 के बीच में एंगल यहां पे अब 0 और 180 नहीं है, ध्यान दीजिए। अब एक ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूं जो बच्चे पूछ रहे थे कि कहां पे नहीं लगाएंगे टी डॉट ए, वो बताने जा रहा हूं। तो ये जो टेंशन है इधर, ये टेंशन और v1 के बीच का एंगल अपना कितना है, थीटा है,
ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, T1 डॉट V1 करोगे तो ये आएगा, या आप T1 का V1 का कंपोनेंट ले लो, T डॉट ए में एक ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा करते हो, तो V1 का आप T1 के लॉन्ग कंपोनेंट ले लो, तो कितना लिखेंगे आप, TV1 कॉस थीटा। और यहां देखो क्या होगा, इधर है T, इधर है नीचे V2, तो ये हो जाएगा माइनस, जैसे आप करते थे, माइनस TV2 इक्वल टू 0। तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा V1 cos थीटा इक्वल टू V2। ये आपका आंसर रहा, ये आपका आंसर रहा। V1 और V2 का रिलेशन आपको मिल गया, V1 और V2 में आपको ये रिलेशन मिल गया, V1 cos थीटा इक्वल टू V2। लेकिन मैंने आपको कहा था कि यहां पे अब आगे बढ़ें, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि T डॉट ए मैं यहां नहीं कर सकता, यहां मैं T डॉट ए नहीं कर सकता। अगर ये मान लो A1 है और ये A2 है, ध्यान दीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट A1 cos थीटा इक्वल टू A2 नहीं लिख सकता, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ये मैं नहीं लिख सकता यहां पर, ठीक है। अगर केवल ऐसा कुछ होता V1 इक्वल टू 2V2, तो मैं खुशी खुशी A1 इक्वल टू 2A2 लिख देता, यहां कांस्टेंट है। मैंने कहा था ये थीटा चेंजिंग है, अगर ये थीटा चेंजिंग है तो वी नेवर राइट लाइक दिस, A1 इक्वल टू A2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, थीटा इज चेंजिंग। तो यही मैंने आपको कहा था कि कहां पर T डॉट ए आप नहीं कर सकते, तो यहां पे T डॉट ए नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। तो क्या हम इसके एक्सेलरेशन में रिलेशन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं बिल्कुल। चेन रूल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको वेरिएबल ट्रीट करेंगे। अब कितने बच्चों को चेन रूल आता है उसके अकॉर्डिंग है जो मैंने बताया था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको इसे भी वेरिएबल मानना होगा और इसे भी, मतलब आप लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ V1 cos थीटा, यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और साथ में चेन रूल भी लगाएंगे, इक्वल टू dV2 बाई डी टी। तो देखिए कितना बड़ा आएगा, अभी फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये लिखना पड़ेगा। आप cos थीटा को बाहर नहीं ले सकते, इट इज नॉट ए कांस्टेंट, तो cos थीटा बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए आप A1 इक्वल टू A2 cos थीटा नहीं लिख सकते। वो कब लिख सकते थे, जब cos थीटा आपका वेरिएबल होता। तो यहां पे अपने पास ये आया उस इक्वल टू dV2 बाई डी टी, dV2 बाई डी टी तो A2 है, ये आप जानते हो। तो यहां पर लेकिन फिर से चेन रूल लगेगा, क्या लगेगा, ये थीटा का फंक्शन है तो सबसे पहले आपको इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर थीटा को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां देखो चेन रूल लग गया, प्लस cos थीटा dV1 बाई डी टी, तो सभी बच्चों को पता है क्या है, वो A1 है, इक्वल टू A2। और अभी मैंने जो डिस्कशन आपसे किया था d थीटा बाई डी टी ओमेगा है, जैसे जैसे ये इधर आएगा तो ये देख रहे हो स्ट्रिंग जैसे रोटेट हो रही है, देखिए ये यहां पर था, फिर ये यहां पर आया, फिर ये यहां आएगा, तो धीरे धीरे इसका एंगल चेंज हो रहा है। तो एंगल चेंज होने की वजह से डी थीटा बाई डी टी की वजह से इसमें ओमेगा आएगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बाद। तो थोड़ा सा मैंने अभी उसको हिंट आपको मैंने दिया था। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कि V1 cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और डी थीटा बाई डी टी आप सबको पता है क्या है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ये जो रोटेशन के वजह से आएगी, प्लस A1 cos थीटा इक्वल टू A2। तो A1 A2 में देखो कितना बड़ा रिलेशन मिल रहा है। तो फाइनली हमें A2 क्या मिलता है, मैं यहां लिख देता हूं,
तो अभी आपको मेरा ये मकसद है बताना कि टी डॉट ए कहां जीरो होगा, और कभी आपसे जनरली आपसे यही पूछा जाता है, केवल यही पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ जाए तो आपको ये सारी कहानी करनी पड़ेगी। या यहां जगह है, यहां लिख देता हूं। क्या आ जाएगा यहां से देखो, A2 इज इक्वल टू A1 cos थीटा और प्लस माइनस V ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को आप अगर लिखना चाह रहे हैं इस फिक्स पॉइंट से, तो अभी अभी बताया था आपको कि ओमेगा लिखने के लिए ओमेगा आप V1 के टर्म्स में लिखना चाहते हैं मान लीजिए, तो अभी जो मैंने आपको लॉजिक बताया था, अगर कोई बच्चा उसको समझा है तो आप देखिए क्या करेंगे। ये पुली का ये पॉइंट है और इस V1 को आपको दो कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा। V1 का कौन सा कंपोनेंट ओमेगा देगा वो देखिए, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसका आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे ले लेंगे। बहुत बच्चों को शायद ये ना समझ में आए तो अभी वो छोड़ सकते हैं ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी होगा ये ओमेगा होगा, ये अपने पास V है, ये V1 था और ये थीटा था, है ना। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा पैरेलल, ये होगा V1 cos थीटा और ये होगा V1 sin थीटा। और ये लेंथ कुछ इंस्टेंटेनियस लेंथ L1 मान सकते हैं, ठीक है, ये L1 लेंथ है और ये अपना L2 लेंथ है, तो ये L1 मान सकते हैं। तो इसका ओमेगा जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इस पॉइंट से इस वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इस L1 पे, कितना है वो V1 sin थीटा अपॉन L1, ये आप लिखेंगे। तो यहां पर आप इसे पुट कर देंगे V1, तो आपको A2 जो है ओमेगा अगर हटाना चाह रहे हैं तो A1 cos थीटा माइनस ये हो जाएगा V1, ये क्या था V, कौन सा V था ये, मैंने ये V कौन सा लिया है, V1 था, ये V1 था, तो ये V1, तो V1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहा हूं अपॉन में L1, ये आएगा भाई। कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये पार्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। बट मैं कह रहा हूं कि कुछ बच्चों को अगर ये ओमेगा वाला पार्ट नहीं समझ में आए तो अभी वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ओमेगा वाला पार्ट अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो सर्कुलर मोशन में बहुत इजीली समझेगा वो। तो जिन बच्चों को अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं वो ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कब आप A2 इक्वल टू A1 cos थीटा, ये चीज कब ट्रू होगी। अब इसको देखकर बताओ जरा आप लोग कब ट्रू होगी। ये जो मैंने बोला ये रॉन्ग है, ये कब ट्रू होगा, ये जो रॉन्ग है ये सही कब बन जाएगा, जरा उसको देखकर बताओ। अब तो आपने निकाल दिया है। अंडर विच कंडीशन A2 इज इक्वल टू A1 cos थीटा आई कैन राइट, जल्दी बताओ। जब V1 जीरो होगा, जब V1 अपना जीरो होगा, जब V1 अपना जीरो होगा तभी A2 इक्वल टू A1 cos थीटा होगा। और V1 जीरो कब होगा, जब आपने इसको इनिशियली छोड़ा होगा। ध्यान दीजिए, जब आपने ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, आपने इसको हाथ से पकड़ के ऐसे छोड़ा है, तो जब छोड़ोगे तो तुरंत वेलोसिटी तो नहीं आएगी, तुरंत वेलोसिटी नहीं आएगी। पहले क्या आएगा, फोर्स, फिर क्या आएगा, एक्सेलरेशन, फिर किसी टाइम के बाद वेलोसिटी आएगी। तो ये इसमें इफ V1 इक्वल टू जीरो, दैट इज एट इनिशियल कंडीशन, वी कैन राइट ओनली एट इनिशियल कंडीशन, एट इनिशियल कंडीशन A2 इज इक्वल टू A1 cos थीटा। इनिशियल कंडीशन मतलब t इक्वल टू जीरो, जब मोशन शुरू होने वाला है, जब मोशन शुरू होने वाला है तब आप बोल सकते हो कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A1 cos थीटा। जब अपना जो है मोशन शुरू होने वाला है तब आप बोल सकते हो कि A2 इक्वल टू A1 cos थीटा।
जब ये 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, बढ़िया पूछा है आपने, आप खुद सोचो क्या होगा। ये दोनों जो है, जब ये 180 डिग्री ऐसे आएगा तो ये ऐसे चलने लगेगा, है ना, ये इसके साथ साथ चलने लगेगा भाई, ये ऐसे चलने लगेगा। और अब तो ये नीचे जा नहीं सकता, जितना आना था आ चुका है, तो अब ये इसके साथ चलने लगेगा। और क्या होगा, ये ऐसे चलने लगेगा, जैसे रोपवे होता है, जैसे रोपवे में आप जाते हैं वैसे ये चलने लगेगा, ये रोपवे बन जाएगा। तो शायद बच्चों को समझ में आ गया कि टी डॉट ए कहां पर नहीं लगाएंगे, हालांकि बहुत रेयर केस आपको मिलेगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कई बार बच्चा पूछ रहा था एक, तो मैंने बता दिया कि कहां नहीं लगेगा और कब लगेगा। जब टी 0 होगा, मतलब यहां वेलोसिटी नहीं होगी, यहां वेलोसिटी नहीं होगी, v1 अपना 0 होगा तब लगेगा, और v1 0 होगा एट t इक्वल टू 0। मतलब मैं यहां लिख दूं ये t इक्वल टू 0 है और ये कुछ t इक्वल टू टी टाइम है। शायद सभी बच्चे समझ गए कि इसमें फोर्स आया, फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन आया और वहां से सारी कहानी हुई। हाँ, इनिशियल कंडीशन में आप लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि वहां पर ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा हो जिसमें कि अपना v1 और v2 0 हो, तो आप लिख सकते हैं, इनिशियल कंडीशन में लिख सकते हैं। इनिशियल का मतलब कौन सा कंडीशन, जब वो मोशन शुरू हुआ है। बट क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन में किसी भी मोमेंट पे पूछा जाएगा, तो किसी भी मोमेंट पे ये ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। इसके लिए ये बड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जो मैंने इतना तामझाम किया है, कुछ बच्चे शायद डर भी गए होंगे, तो ये जो मैंने इतना मेहनत किया है ये आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो अब कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस अभी और करेंगे। आज मैंने पुली की चीजें बताई आपको, अब अभी कंस्ट्रेंट के अभी और भी एक से एक क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। अभी हमने स्ट्रिंग पुली सिस्टम पढ़ा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप एससी वर्मा के पुली के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। पूरा एससी वर्मा फोर्स कॉन्सेप्ट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन शुरू कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। बाकी डीपीपी और मॉड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो चेन रूल क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें पता है, देखो इधर यहां पे हमारा जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, कभी भी इतना तो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है कि यहां थीटा है, तो यहां डी थीटा होता तो मैं डायरेक्ट कर लेता, लेकिन मैंने ये चीज तुम्हें बताई थी, dy बाई डी टी चाहिए और हमें फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स करेंगे, इंटू डी एक्स बाई डी टी करेंगे, यही चीज किया गया है। तो ये जो है थीटा का फंक्शन है, तो यहां पे पहले मैंने इसको डी थीटा के रिस्पेक्ट में किया, फिर डी थीटा को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया, ये चेन रूल लगा है। पूरी मॉड्यूल नहीं, पूरी मॉड्यूल नहीं करनी है अभी। मैंने आपको जो क्वेश्चंस टिक कराए थे वो आपने कर लिए होंगे। कल सैटरडे है, कल मैं फिर आपको नया क्वेश्चन टिक कराऊंगा, कल मैं आपको फिर से नया क्वेश्चन टिक कराऊंगा। कल सैटरडे है, कल फिर मैं आपको नया होमवर्क दूंगा मॉड्यूल से, ठीक है। और एससी वर्मा का वो फोर्स कॉन्सेप्ट पूरा होमवर्क है, आपको अभी छुट्टियां मिलेंगी, उसमें आप कर सकते हैं। कल अभी और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, अभी और प्रैक्टिस करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर, जो भी पढ़ा है बेटा आप लोग, मैंने फिर बोला है कि अभी तक आपने 10 लेक्चर 8 लेक्चर जो भी फोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो फंडामेंटल है, उसको रिवाइज कर लीजिए, उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, वो हर जगह काम आने वाला है, हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, ओके।